उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापट-कडूस आप सभी का और वैद्य नीलेश पाटिल सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता सूत्रस्थान से लेकर अभी तक हम चिकित्सा स्थान तक आए हैं। अनेक गुरुवर्यों के सहयोग से कास चिकित्सा तक का वाचन पूरा हुआ है। आज से हमारे साथ वैद्य नीलेश पाटिल सर अतिसार चिकित्सा का वाचन करने वाले हैं। सर एमडी आयुर्वेद है और अभी पीएचडी भी प्राप्त कर रहे हैं। कैंसर जैसे दुर्धर व्याधि में अरिष्ट लक्षणों का अभ्यास ये इनका विषय है। आज तक सर को अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। बीएमएस द्वितीय और अंतिम वर्ष में सर रैंक होल्डर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें पारितोषिक प्राप्त हुआ है। इतर अनेक पुरस्कारों में से कुछ उदाहरण के तौर पर कहूँगी, जैसे वैद्य बिंदु माधव कट्टी निबंध स्पर्धा प्रथम क्रमांक या बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशंस के लिए कई पुरस्कार सर को प्राप्त है। सर के नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में 5 पब्लिकेशंस हैं और पुणे मिरर जैसे न्यूज़पेपर में 18 पब्लिकेशंस हैं। पीयर रिव्यूड जर्नल में पेपर पब्लिश करने के लिए अभ्यास के साथ साथ बहुत पेशेंस होना भी आवश्यक है। जिन्होंने इस तरीके के पीयर रिव्यूड में या इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं या पब्लिश किए हैं, उनको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी। आयुर्वेद के साथ साथ सर को योग, समुपदेशन और रिसर्च मेथडोलॉजी में भी सर को रुचि है और इन सभी विषयों का प्रशिक्षण उन्होंने लिया है। चरक चिंतन जैसे महत्वपूर्ण नेशनल वर्कशॉप का सर पिछले 5 साल से यशस्वी आयोजन कर रहे हैं। सर का 6 साल का एकेडमिक एक्सपीरियंस रहा है और सर डीवाई पाटिल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के स्वरूप में कार्यरत है। वो डिपार्टमेंट ऑफ संहिता और सिद्धांत में कार्यरत है। इसी के साथ वैद्य मावा कोलटकर प्रतिष्ठान संचालित गुरुकुल में एवं संहिता बोध जैसे प्लेटफॉर्म पर सर ने अनेक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है। सर 10 सालों से खुद के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भी कार्यरत हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों का सखोल ज्ञान, अभ्यास और उसका चिकित्सा में यशस्वी प्रयोग, ये सर की खासियत है और वो अभी आज हम देखने ही वाले हैं। तो आज से हमारे साथ अतिसार चिकित्सा वाचन के लिए हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बात है। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि आज के वाचन का प्रारंभ करें। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान 19 अध्याय अतिसार चिकित्सा। नमो नमः। मॅडम आवाज येतोय व्यवस्थित? हो, येतोय। धन्यवाद मॅडम। सहस्राक्षं गणाधीशं स्वगुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणयामि। सहस्राक्ष से गणाधीश से माता पिता और मेरे परात्पर गुरु वैद्य मावा कोलटकर सर और मेरे रूढ़ार्थ से गुरु जो रहे हैं वैद्य संजय पेंडसे सर, इनको नमन करके आज का हमारा वाचन हम शुरू करेंगे। वाचन करने से पहले प्रथमतः कडूस मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये सीखने का मौका दिया। क्योंकि पर्सनली फॉर मी अध्ययन, अध्यापन, तद्विद्या, संभाषण, हम सभी को पता है कि ये तीनों प्रकार से हम आयुर्वेद सीखते हैं। सिर्फ आयुर्वेद नहीं, बाकी चीज़ें भी हम सीखते हैं। पर्सनली अध्यापन ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई हैं। गुरुकुल से लेकर आज तक जहाँ जहाँ सिखाने का प्रयास किया है, सिखाने से भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो फॉर मी जब मैं कोई चीज़ सिखाता हूँ तो मैं खुद से बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो वो सीखने का मौका आज दिया, इसलिए मैं मैडम का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ हम आज का जो हमारा विषय है अतिसार चिकित्सा चरक संहिता से वो वाचन हम शुरू करेंगे। लेकिन हम सभी को पता है, शायद पावस्कर सर ने भी ये बोला होगा कि अल्टीमेटली आवर एम इज टू लर्न आयुर्वेदा। सिर्फ चरक संहिता पढ़ना नहीं, तो इसके साथ साथ आयुर्वेद सीखना ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है। सो जहाँ जहाँ पर पूरक संदर्भ अन्य संहिताओं से आएंगे, जिससे और ज़्यादा संकल्पनाएं समझना हमें इजी होगा, तो वहाँ वहाँ पर वो हम संदर्भ जरूर सीखेंगे। लेकिन ऐसा है कि मुझे खुद चरक संहिता बहुत ज़्यादा प्रिय है, बिकॉज द
वे चरक संहिता एक्सप्लेन्स अ कंसेप्ट, जितने डेप्थ में चरक संहिता किसी एक संकल्पना के तौर पर जाती है, वैसे कोई और संहिता उतना एक्सप्लेन नहीं करती। सो पर्सनली फॉर मी चरक संहिता इज माय फेवरेट। उसका रीजन भी यही है, जब हम आगे भी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाई आई पर्सनली लव चरक संहिता। तो उसी से आज का अधिकरण वशात हम अतिसार जो चिकित्सा है उसका वाचन शुरू करेंगे। अथा तो अतिसार चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् अत्रेयः। जो पहले से ही व्याख्यानमाला सुन रहे हैं तो उनको पता होगा कि चरक संहिता में किसी अध्याय के क्रम को बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो कौन से अध्याय के बाद आगे वाला अध्याय आता है, देयर इज ऑलवेज सम लिंक बिटवीन दोज अध्याय। सो वही टीकाकार जो है चक्रपाणी जो है वो समझाने का प्रयत्न करते हैं यहाँ पर भी। सो सिर्फ यहाँ पर थोड़ा अलग ये हुआ है कि हमें ये पता रहना चाहिए कि अर्शतक जो व्याधि है दे आर एक्चुअली फ्रॉम द चरक संहिता, और आगे ग्रहणी, हिक्काश्वास, कास, ये जो और पांडु, ये जो बीच वाले जो अध्याय है दे आर एक्चुअली द दृढ़बल संपूरित अध्याय। त्यामुळे ऐसे होता है कि दृढ़बल संपूरित अध्यायों के वजह से इसमें थोड़ा क्रम का अलग क्रम अलग हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी मच विजिबल। क्योंकि अगर आप कोई अन्य भी संहिता देखोगे, यू गो फॉर सुश्रुत संहिता असो किंवा अष्टांग हृदय असो, एक तो अतिसार ये जो अध्याय है इट कम्स आफ्टर ज्वर, क्योंकि ज्वर और अतिसार में वो अग्निबल हानि जो है वो समान है, या फिर वो अर्श अतिसार ग्रहणी ऐसा एक समूह आता है जिनमें अगेन हमारा अन्नवह स्रोत है, पुरुषवह स्रोत है, उसकी दृष्टि होकर जो व्याधि होते हैं उनके साथ वो आता है। यहाँ थोड़ा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पहले वाले जो अध्याय वो पांडु, हिक्काश्वास और कास आते हैं। सो उसके बाद अतिसार चिकित्सा क्यों आता है, इसका कारण देने का प्रयास चक्रपाणी करते हैं। अगेन व्हाई आई एम सेइंग प्रयास, कारण ऐसे हुआ है कि अर्शतक मूल चरक संहिता के अगर बीच में जो वो चार हैं वो एक्चुअली दृढ़बल संपूरित हैं, तो उसके लिए भी शायद ऐसे हो सकता है कि वो क्रम का एक डिस्टर्बेंस वहां पर आया है। अगेन ये एक वन जस्ट ओपिनियन, लेकिन वो एक चीज ध्यान देनी पड़ती है। तो वहां पर चक्रपाणी जो बोलते हैं कि पहले ये चार अध्यायों के बाद अतिसार क्यों आता है, नॉट डायरेक्टली आफ्टर ग्रहणी अध्याय। तर अग्निबल हानि सामान्यात ग्रहणी दोष चिकित्सित म्हणून अतिसार चिकित्सिते वक्तव्य, यानी ग्रहणी में और अतिसार में अग्निबल हानि इज अ कॉमन थ्रेड। अग्निबल हानि एक समान धागा है, तो अतिसार चिकित्सा का वर्णन करना ये ज्यादा योग्य था। फिर भी उपोद्घातायातैः पांडुरोगादिभिर व्यवधानं कृतं संप्रतितु यथोक्त उपोद्घातायात पांडुरोगादि अभिधाय प्रकृतमेव अतिसार चिकित्सितम्। उपोद्घातायात, उपोद्घात का मतलब होता है इट्स लाइक अ प्रिल्यूड टू व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड। सो उपोद्घात का मतलब होता है जब आप कोई प्रधान विषय वर्णन करने वाले हो तो उसके पहले एक प्रिल्यूड की तरह एज अ प्रीफेस जब आप कोई चीजों का वर्णन करते हो, इट इज कंसिडर्ड एज एन उपोद्घात। सो चक्रपाणी ये कहते हैं कि ग्रहणी दोष के बाद अतिसार जो विषय है वो प्रकृत है, प्रकृतमेव अतिसार चिकित्सित, तो वो आना बहुत ज्यादा लाजमी है। फिर भी उसके बाद पांडुरोग, श्वास, हिक्का, कास, ये जो अध्याय बीच में आते हैं दे आर उपोद्घात जैसे हैं। तो वो उपोद्घात का मतलब होता है जो हमारा अतिसार विषय है उसके समीपवर्ती ना, उसके आसपास। उप का मतलब होता है समीप होना, तो जो ये अतिसार के समान है तो उनका वर्णन करना जरूरी होता है। इसलिए उपोद्घात के स्वरूप के तौर पर पांडु रोगादि जो व्याधि उनका वर्णन बीच में आता है, एंड देन इन उपोद्घात स्वरूप पांडु रोगादि व्याधियों का वर्णन होने के बाद प्रकृतमेव अतिसार, जो प्रकृत विषय है, जो अधिकरण वशात आना लाजमी था आफ्टर ग्रहणी बिकॉज ऑफ अग्निबल सामान्य, अग्निबल हानि सामान्य, उसका वर्णन फिर उसके बाद आता है। तो ये जो चार आता है वो चार अध्याय बीच में आते हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ उपोद्घात। तो अतिसार को वर्णन करने से पहले उसके आसपास वाली संकल्पनाएं समझना इंपॉर्टेंट था। उनको एज अ पहले उपोद्घात के स्वरूप में उन्होंने उनका वर्णन किया, एंड देन चरक वेंट फॉर अतिसार चिकित्सा। तो दिस इज एक कारण परंपरा जो होती है कि किसी भी अध्याय के बाद कौन सा अध्याय आता है तो उसके लिए ये चक्रपाणी कहते हैं। अब उसके बाद शुरुआत जैसे आपने देखा होगा कि अतिसार इटसेल्फ अगेन जो चरक संहिता का खुद में, यानी
दृढ़बल संपूरित अध्याय नहीं है, ये चरक संहिता का ही मूल अध्याय है। तो उसकी एक शुरुआत हमेशा आपने देखा होगा कि अग्निवेश और आत्रेय इनके चर्चा के स्वरूप में होती है, तो वही वैसे ही शुरुआत इस अध्याय की भी होती है। भगवंतम खलु आत्रेयम कृतान्वितम हुताग्निहोत्रम आसीनम ऋषिगण परिवृतम उत्तरे हिमवतः पार्श्वे विनयात् उपेत्य अभिवाद्य च अग्निवेश उवाच भगवन् अतिसारस्य प्रागुत्पत्ति निमित्त लक्षणोपशमनानि प्रजानुग्रहार्थम आख्यातुम अर्हसि। तो अगेन हिमवतः पार्श्वे जब बैठे हैं तब अग्निवेश गुरु से कहते हैं कि हे भगवान अतिसार से प्राग उत्पत्ति, तो अतिसार की प्राग उत्पत्ति कैसे हुई, प्रथम उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके साथ साथ जिसे हम त्रिस्कंध आयुर्वेद कहते हैं निमित्त लक्षण है चिकित्सा, तो उनके बारे में और उसके पीछे अगेन हेतु क्या है, तो प्रजा अनुग्रहार्थ। सो प्रजा के अनुग्रह के लिए हमें सुनने की इच्छा है, तो वो आप करेंगे। तो यहाँ से ये अध्याय की शुरुआत है। अब दिस इज व्हाट इज अ प्राग उत्पत्ति, प्रथम उत्पत्ति जो व्याधियों की हुई, तो वो इस चौथे सूत्र में आत्रेय जो है वो बताते हैं। अतः भगवान पुनर्वसु आत्रेयस्तद अग्निवेश वचनम अनुनिशम्य उवाच श्वेताम अग्निवेश सर्वमेतत् अखिलेन व्याख्यायमानम्। दिस इज द कॉन्फिडेंस, अखिलेन। आप जहां जहां पर आप चरक संहिता जब एज अ होल पढ़ते हो ना, तो आपको एक बात बहुत समझ में आती है कि चरक संहिता का एक जैसे आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक है, it doesn't give a false hope, it doesn't give a tall claims, it doesn't say like कि है मैं जो अब ये कह रहा हूँ उतना ही चीज है, कि बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं एंड दैट इज एक्सेप्टेड बाय चरक। म्हणून ज्यावेळी ते असं म्हणतात देन चरक सेज की अखिलेन व्याख्यायमान। सो दिस इज व्हाट आत्रेय मीन इज कि अतिसार के बारे में ये जो आपने बोला प्राग उत्पत्ति से लेकर चिकित्सा तक, उसका अखिलता से मैं वर्णन करूंगा। सो देयर विल नॉट बी एनीथिंग विच विल बी लेफ्ट, त्यामुळे काहीही बाकी ठेवलंय असं होणार नाहीये। अतिसाराच्या बाबतीत अतिसार के बारे में जो कुछ कहने वाली चीजें वो सब यहाँ पर मैं बोलूंगा। आदिकाले खलु यज्ञेषु पशुभः समालभनीया बभूर्वुर् न आलम्बाय प्रक्रियन्ते स्म। तो ये सभी को एटलीस्ट पता है ये कथा कि यज्ञ जब आदिकाल में होता था, आदिकाल का मतलब होता है कृत या फिर सत्ययुग, जैसे हम आदिकाल बोलते हैं। तो यज्ञ जब हो रहा था तो सभी को पता है कि वो पशुओं की भी बलि दी जाती थी, लेकिन व्हाट हैपेंड वाज कि जो पशु थे वो उस काल में उनका लाभ नहीं हुआ, दे वर नॉट अवेलेबल। तो ततः दक्ष यज्ञम प्रत्यवर कालम मनोह पुत्राणाम नरिशान्ना भागेषु इक्ष्वाकु नृग शर्यात्यादीनां क्रतुषु पशूनाम एव अभ्यनुज्ञानात् पशवः प्रोक्षणम अवाप। तो प्रोक्षण वगैरह के कर्म जो उसके साथ। सो अतश्च प्रत्यवर कालम पृषद्रेण दीर्घ सत्रेण यजता पशूनाम अलाभात् गवाम आलम्भः प्रवर्तितः। तो यहाँ से वो एक जैसे हम बोल सकते हैं कि उस काल में प्राग उत्पत्ति की संप्राप्ति की शुरुआत हुई कि दीर्घ सत्र म्हणजे वाला जो यज्ञ है उसकी शुरुआत में पृषद्र ने किया। तो पशुनाम अलाभात, बाकी पशुओं का लाभ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कौन से पशुओं का आलंभ किया, तो वो दैट इज गोमाता। सो गाय का उन्होंने आलंभ किया बलि देने के लिए यज्ञ में। सो इस वजह से क्या हुआ, तम दृष्ट्वा प्रव्यथिता भूतगणाः तेषां च उपयोगात् उपाकृतानां गवां गौरवात् औष्ण्यात् असात्म्यत्वात् अशस्त उपयोगाच्च उपहताग्निम् उपहत मनसां च अतिसारः पूर्वमुत्पन्नः पृषद्र। तो पृषद्र में जो यज्ञ आयोजित किया था उसमें वो गाय की जो योजना हुई बलि देने के लिए, तो उसको देकर भूतगणाः प्रव्यथिता, तो भूतगण यानी सभी प्राणी मात्र जो है वो प्रव्यथित हुए। एंड तेषाम उपयोगात, और सिर्फ इतना ही नहीं, तो उसका उपयोग करने की वजह से व्हाट हैपेंड वाज गो मांस का जो उन्होंने गुणों का अंशांश विकल्पना दी है कि कौन सी चीजों की वजह से ये अतिसार की तरफ गया। सो दैट इज फर्स्ट इज गौरव, तो बहुत ज्यादा गुरु होना। देन सेकंड इज औष्ण्यात, बहुत ज्यादा उष्ण होना। देन देयर कम्स फैक्टर दैट इज असात्म्यता, क्योंकि गो मांस इज नॉट अ लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली at their part of the daily meal. So त्यामुळे असात्म्य होने की वजह से अशस्त उपयोग। नाउ असात्म्य जब हम कहते हैं तो इट इज फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ शरीर, और जब हम अशस्त बोलते हैं तो वो मन और धर्म के तौर पर है कि गो मांस खाना ये प्रशस्त ही नहीं था। तो इन चार कारणों की वजह से नेक्स्ट व्हाट हैपेंस वाज उपहत अग्नि, अग्नि का उपहनन हुआ
और उसके बाद सिर्फ अग्नि का होपन नहीं, उपहत मनसा, उसके साथ साथ मन का भी उपहनन हुआ। एंड इस वजह से ये संप्राप्ति जो है वो किस तरफ गई, तो वो अतिसारम पूर्वम उत्पन्न। देन इन कारणों की वजह से अतिसार सबसे पहले उत्पन्न हुआ। अब दो तीन चीजें यहाँ पर है। एक तो सबसे पहले चक्रपाणी जो बोलते हैं कि आदिकाले का मतलब होता है कृतयुग। सो अगर आप हमारा जो पहला अध्याय है चरक संहिता का भी, तो वहां पर भी प्राग उत्पत्ति जो व्याधियों की कही गई है, तो वहां पर भी चक्रपाणी कहते हैं कि कृतयुग में सबसे पहले व्याधियों की उत्पत्ति हुई। बट अगर आप मूल संहिता देखोगे चरक की, तो प्राग उत्पत्ति जो हुई वो सबसे पहले हुई त्रेता युग में, नॉट इन कृतयुग। कृतयुग में हेतुओं के वजह से जिसे आप बोल सकते हो ऋषि या फिर ह्यूमंस, मनुष्य जो है, दे स्टार्ट गेटिंग भ्रष्यमान। तो गुण हो या फिर कर्म हो, वो भ्रष्यमान होते हुए, और सबसे पहले ज्वरादियों की प्राग उत्पत्ति जो हुई वो कृत युग में या फिर सत्य युग में नहीं हुई, इट हैपेंस इन त्रेता युग। और इसका संदर्भ आता है अगेन इन जनपदोध्वंस अध्याय जो हमारे विमान स्थान में आता है, तो वहां पर जो प्राग उत्पत्ति दी है तो वो त्रेता युग में दी है, नॉट इन सत्य युग। सत्य युग में कृत युग के या फिर सत्य युग के अंत में जैसे जैसे वो अभिद्रोह, क्रोध, मोह ऐसी चीजें स्टार्ट होने लगी, तो उसके वजह से वो जैसे आप बोल सकते धन का संचय करना, और उसके वजह से गौरव आना, फिर गौरव की वजह से शरीर में आलस्य आना, ये सब चीजें स्टार्ट हुई। लेकिन व्याधियों की सबसे पहले अभिव्यक्ति जो हुई वो त्रेता युग में हुई है, एंड नॉट इन जैसे आप बोल सकते हो सत्य युग में या फिर कृत युग में। सो ये एक चीज उसमें ध्यान देने वाली। अब उसके बाद शायद ये आपने मैत्रेय सर से भी सुना होगा, ऋषिकेश मैत्रेय सर से या फिर किसी और वक्ता से भी, कि जहां जहां पर ये ऐसे कुछ कथा का संदर्भ आता है, what we need to understand it is one part of an अर्थवाद। जब संहिताकरण किया जाता है या फिर जिसे आप बोल सकते हो कला का निर्माण किया जाता है, तो उसमें एक संकल्पना आती है अर्थवाद। तो अर्थवाद का मतलब होता है यू डोंट टेक द स्टोरीज एज अ वर्ड टू वर्ड, रादर देन यू गो बियॉन्ड दोज स्टोरीज। तो उस कथाओं के पीछे क्या बोलना है उसको समझना होता है। वर्ड टू वर्ड गो मांस यूज किया, एंड उसका यूज करने की वजह से गौरव असात्म्यवाद से ही वो उत्पत्ति हुई। इससे भी ज्यादा व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि वो दो चीजें, एक तो उपहत अग्नि और दूसरा उपहत मानस, इन चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम बहुत बहुत की रूपक कथा होती है। तो ये रूपकात्मक वर्णन होता है, इसी को बोला जाता है इट इज अब अर्थवाद। फिर वो राजयक्ष्मा की हमारी कथा हो या फिर ज्वर की हो, तो इसको अर्थवाद कहा जाता है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि उस कथा से हमें सीखना क्या है। तो जब हम वो चीजें देखते हैं, तो जो जो चीजें मुझे याद आती है, तो वो आपके सामने रखी हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले गो मांस जो आता है वो मांस वर्ग में प्रसह वर्ग में आता है, अष्ट जो मांस वर्ग है उसमें। और फिर उनका उन्होंने जो रीजन दिया था वो यहाँ पर मैंने कोट किया है, 4 जो रीजन अभी हमने देखे थे कि क्यों ये अतिसार के यहाँ गया। अब जब जब मांस का वर्णन आयुर्वेद में आता है, या फिर स्पेसिफिकली गो मांस वर्ग जो पूज्य मानी जाती है, तो इस कंडीशन में धर्म अधर्म चीजों का थोड़ा कंटेक्स्ट उसमें आ जाता है। सो जब ये आता है तो उसका आंसर देने का प्रयत्न चक्रपाणी ने किया है। हम सभी को पता है कि वैद्य की 4 वृत्तियां कही गई है, तो उसमें एक मैत्री, करुणा, मुदिता एंड उपेक्षा। तो उसमें से सबसे पहली जो है वो मैत्री है। तो इन चतुर्विध वैद्य वृत्ति का वर्णन जब इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में आता है, जहां पर सदृत्व दिया है, सो एट द एंड अगर आप देखोगे तो सदृत्व के बाद तत्र श्लोकः से पहले इन चीजों का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, तपोज्ञान और मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इनसे युक्त वैद्य को होना चाहिए वगैरह। तो वहां पर मैत्री ये भी चीज आती है, और अध्यायों में आगे सारे चिकित्सा में मांस सेवन का भी वर्णन आता है। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो इसलिए चक्रपाणी वहां पर उत्तर देने का प्रयास उन्होंने किया है कि कैसे हम जो मांस सेवन करते हैं ये इट डजंट लीड टू अधर्म। म्हणून मग तिथे त्यांनी हे सांगितले, यदि हिंसा उपार्जित मांसोपयोगम विना पुरुषो न जीवति अतः हिंसां करोति तदा सर्वत्र आत्मानं गोपायित इति वेदवचन विहितत्वात् तथाविध हिंसा न प्रत्यवाय हेतु जीवनोपायांतर संभवेतु पुष्टादि प्रयोजन हिंसा प्रत्यवाय हेतु एव किंच भवतु वा आयुर्वेद विहिता हिंसा तथापि
हिंसा दोषार्थम उच्यते नहि आयुर्वेद विधयो धर्म साधनम एव उपदिशन्ति किम तर्हि आरोग्य साधनम धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम इति उक्ते। ओके, सब दो चीजें आती हैं। फर्स्ट इज सबको पता है कि प्राणैषणा जो होती है वो सबसे पहले आती है, बाकी ऐषणाएं ये बाद में आती है। तो ठीक, जब आप हमसे सेवन करते हो तो इंटेंशन या फिर अनइंटेंशनली हिंसा होती है, लेकिन उसके पीछे अगेन आपका इंटेंशन जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज व्हाट इज चक्रपाणि इज ट्राइंग टू से कि जब आप ये धातु साम्य क्रिया से उक्ता तंत्र से अस्य प्रयोजनम, इसीलिए जैसे हम जुगुप्सित मांस का सेवन करते हैं इन राजयक्ष्मा, तो वहां पर जो वैद्य का भी एम होता है, इट इज अ धातु साम्य क्रिया। ओके, तो यहाँ पर चक्रपाणी बहुत स्पेसिफिकली बोल देते की धर्म अँड अधर्म आर नॉट द अधिकरण ऑफ आयुर्वेद. आपल्यासाठी अधिकरण जे आहे, आपल्यासाठी जे प्रयोजन आहे ते धातु साम्य क्रियाचे उक्त आहे. त्यामुळे धातु साम्य के लिए जब आयुर्वेद विधि से आप मांस सेवन करते हो, इट डजंट एक्चुअली लीड टू अधर्म, इट बिकम्स पार्ट ऑफ जिसे आप बोल सकते हैं प्राणैषणा के लिए जो किया जाता है उसका वो भाग होता है. लेकिन इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट सिर्फ जिह्वा लौल्य के लिए मांस सेवन किया जाता है, इट डेफिनेटली लीड्स टू अधर्म अँड हिंसा. सो ही गोष्ट तिथे त्यांनी क्लिअर केलेली आहे की ज्यावेळी तुम्ही आरोग्य राखण्यासाठी, जब आप आरोग्य सातत्य परंपरा करने के लिए जब आप मांस सेवन करते हो, वो धातु साम्य के तौर के लिए किया जाता है, तो वो अधर्म का कारण नहीं होता, वो धर्म का ही कारण होता है. तो वो उन्होंने यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन की है. आता दूसरी एक गोष्ट जो मैंने बोली थी कि ऊपर जो उन्होंने ये गौरवात औष्ण्यात ये बोला था, प्रसह मांस का सेवन, इन एग्जैक्ट ऑपोजिटली अतिसार चिकित्सा में ये सब जो बोले गए हैं वो हेतु के तौर पर बोले गए हैं. लेकिन हमें सभी पता है कि हर एक व्याधि जो होता हर एक द्रव्य जो होता है वो चिकित्सा के तौर पर भी यूज किया जाता है. तो ये प्रसह मांस, गोमांस ॲज अ चिकित्सा भी यूज किया गया है. नॉट नेसेसरीली गोमांस आहे अशस्त्र आहे म्हणजे ते दरवेळी व्याधिकारकच होईल असं नाही. जैसे मंदकदधी का भी होता है, इवन दो मंदकदधी इज नॉट अ स्वस्थ वृत्तिकर, लेकिन जहां पर हमें दोषोत्क्लेश करना हो वहां पर मंदकदधी हम एज अ चिकित्सा यूज करते हैं. विषय स्वस्थ वृत्तकर नहीं है, वो धातु प्रदूषण है, फिर भी हम उदर रोग जैसे चिकित्सा में या फिर चिरकालीन कुष्ठ में हम विषय एज अ चिकित्सा यूज करते हैं. वैसे गोमांस और प्रसह मांस जो है, इवन दो इट इज अग्निहोपन करने में बहुत ज्यादा प्रधान कारण हो सकता है, फिर भी उसको चिकित्सा के तौर पर कहीं कहीं यूज किया जा सकता है. तो उसके भी संदर्भ पता होना जरूरी होता है. सो प्रसहों का वर्णन जो चरक ने किया है वो आपके सामने, जिसका वर्णन ही यहीं पर चरक ने किया. गुरुष्ण सिद्ध मधुरा बलोपचय वर्धना वृक्षा परम वातहरा कफपित्त विवर्धना. नीचे वाली लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हिता व्यायाम नित्यभ्यो नरा दीप्ताग्नयश्री. सो प्रसह मांस भूषय वानुप, तो हमारे लिए अभी के लिए प्रसह जो है वो किसको आप दे सकते हो, तो जिनका अग्निदीप है, जो दीप्त है, और जो नित्य व्यायाम करते हैं उनको ही प्रसह मांस जो है वो दिया जाना चाहिए. एंड सेकंडली वो गुरु उष्ण सिद्ध मधुर है और एट द सेम टाइम इट इज कफपित्त विवर्धन. त्यामुळे बहुत ज्यादा क्लेद वर्धन करने वाला ये मांस होता है. फिर गो मांस का भी वर्णन जो दिया है वो विषमज्वर, पीनस वगैरह है. नीचे भी उन्होंने दिया है अत्यग्नि. सो गो मांस या फिर उस वर्ग का जो पूरा मांस है वो सेवन कब आप कर सकते हो, जब आपका अग्नि अच्छा हो या फिर ज्यादा हो. अग्नि ऑलरेडी जिनका मंद है उस अवस्था में प्रसह हो, आनुप हो, वारिज हो, इन मांसों का सेवन नहीं करना चाहिए. सो दॅट इज ऑल्सो वन थिंग विच कॅन बी केप्ट. ज्यांचा अग्नि उत्तम आहे, जे नेहमी व्यायाम करणारे आहेत आणि ज्यांचं मुळात शारीरबल उत्तम आहे, वो प्रसह मांस, गो मांस या फिर उस प्रकार का मांस धातु साम्य के लिए सेवन कर सकते हैं, जिह्वा लौल्य के लिए. तो अगेन और एक जगह चिकित्सा के लिए इसी प्रकार का मांस सेवन करने के लिए बोला है, दैट इज राजयक्ष्मा चिकित्सा, जो चरक चिकित्सा में 8 का मैंने संदर्भ दिया है. अगर आप देखोगे ना ऊपर जो सूत्र स्थान है, या मैंने रेफरेंस डालना भूल गया, शायद 56 एंड 57 नंबर का ये जो श्लोक है, इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम अन्नपान विधि जो हमारे चरक का है. आप देखोगे तो वो पूरी लाइन वैसे की वैसे उन्होंने लिखी ली है. प्रसहा भूषय आनुप वारिजा वारिजारिणा. इट मीन्स ये जो प्रसह है, प्रसह से लेकर जलचर प्राणियों का मांस है, वो वैसे के वैसे आप यूज कर सकते हो राजयक्ष्मा व्याधि में.
अब उसका कारण जो है वो अष्टांग संग्रह ने जो नीचे भी दिया है उस तरह से उसका एक्चुअली फायदा होता है। जब बहुत ज्यादा राजयक्ष्मा के व्यक्ति में शोष होता है, अति मांस क्षय होता है, तब जाकर ये प्रसाहादि मांसों का सेवन करने के लिए बोला है। और उसका वेरी इंटरेस्टिंग जैसे आप बोल सकते हो कार्य कारण भाव जो है वो अष्टांग हृदय ने दिया है। नीचे की लाइन ही मैं सिर्फ पढ़ूंगा। औष्ण्यात प्रमाति भावाच्या स्त्रोतोभ्य श्रावयन्तीय कफम शुद्धैश्च तै पुष्टि कुर्यात् सम्यक वहति। यानी प्रसाहादि मांस। अब ये जो है वो एक्चुअली कास्य चिकित्सा में आता है। अष्टांग हृदय के क्षतज और क्षयज कास की जो चिकित्सा आती है तो उसमें ये संदर्भ आता है। तो उस अवस्था में भी यानी एक तो ऊपर वाले जो संदर्भ दिए हैं विषम ज्वर में, केवल वात में, अत्यग्नि में, मांसक्षय में, फिर उसके बाद राजयक्ष्मा में, एंड अगेन इन क्षतक कास एंड क्षयज कास ऑल्सो प्रसाहादि मांस जो है वो इंडिकेट किए थे। तो वहां पर वो काम कैसे करते हैं वो भी उन्होंने दिया। औष्ण्यात प्रमाथि भावाच्या स्त्रोतोभ्य श्रावयन्तीय, यानी जो गुणों के वजह से ये गोमांस या फिर प्रसव मांस वॉज अपथ्यकरण अतिसार फॉर द वेरी रीजन दैट इज यूजफुल इन क्षतज कास या फिर क्षयज कास या फिर राजयक्ष्मा में। तो वो उष्ण होता है, वो प्रमाथी होता है और स्रोतसों से स्त्राव करता है। इसीलिए उसका प्रसाहादि मांसों का जो यूज है वो क्षतज कास और क्षयज कास में उपयुक्त है। थोड़ा इसमें जाते जाते सिर्फ प्रमाथी जो है इस कर्म का अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। हमें सिर्फ एक दो ही चीजें पता होते हैं, मरिचम वचा जो शारंगर ने कही है, लेकिन इनको छोड़कर भी प्रमाथी कर्म होता है। प्रमाथी कर्म के वर्णन भी होते हैं, जैसे तेजोवत्यादि घृता आएगा कास में, या फिर विष का वर्णन जब आपके उदर चिकित्सा में आता है तो वहां पर प्रमाथी कर्म आता है, या फिर वेग धारण जब आप चरक का पढ़ोगे तो वहां पर भी मलवेग धारण में प्रमाथी अन्नपान करने के लिए बोला है। तो ये सभी संदर्भ आते हैं और हमें ऐसे जब संकल्पनाएं आती है तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि बृहत्त्रयी में जो संकल्पना है और लघुत्रयी में बाद में उत्तरकालीन ग्रंथों में जो जब ये संकल्पना आते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा भेद है। बिकॉज हमारा अधिकरण भी अतिसार चल रहा है तो जो एक कॉमन कर्म हमारे लिए आता है ना कि स्तंभन और ग्राही, तो क्या होता है कि जब आप चरक पढ़ते हो तो यू इट इज वेरी मच विजिबल कि स्तंभन और संग्रहण ये बहुत बार ओवरलैपिंग या फिर सिनोनिम की तरह यूज होते हैं। इनका अलग अलग कर्मों का वर्णन गुणतः अंशांश विकल्पना के तौर पर ये उत्तरकालीन ग्रंथों ने किया है। लेकिन जब आप चरक संहिता पढ़ रहे हो यू शुड यूज द परिभाषा ऑफ चरक ओनली। आणि हे आयुर्वेदामध्ये खूप महत्वाचं असतं। जब आप किसी एक ग्रंथ पढ़ रहे हो यानी इफ यू आर लर्निंग सुश्रुत संहिता तो सुश्रुत संहिता की परिभाषाएं वहां पर अप्लाई करनी चाहिए। जसं बहुत बार क्या होतं की शिरा धमनी स्त्रोत हे एक खूप वेग वाटणारे कॉन्सेप्ट्स आहेत। तो जब आप सुश्रुत पढ़ रहे होते हो तो वो सुश्रुत की शिरा धमनी स्त्रोत, और जब आप चरक पढ़ रहे हो तो चरक को शिरा धमनी स्त्रोत से क्या अपेक्षित है वो ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अन्यथा क्या हो जाता है जब आप किसी व्याधि की संप्राप्ति समझने जाते हो और वहां पर जैसे आता है शोथ में सिरा का वर्णन आता है, उदर के व्याधि में सिराओं की तुष्टि का वर्णन आता है, तो वहां पर चरक को सिरा यानी क्या अपेक्षित है वो अलग हो सकता है रादर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय वाग्भट एंड सुश्रुत। त्यामुळे तसंच जब आप जिसे आप बोल सकते हो फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस असतात ना, आता जसं प्रमाथी कर्म आहे, सो ये प्रमाथी कर्म चरक को क्या अपेक्षित है वो देखना ज्यादा जरूरी होता है रादर देन शारंगर क्या बोलते हैं। तो डोंट ट्राई टू अतिदेश, तो ऐसे संकल्पनाओं को अतिदेश करना यूजफुल नहीं होता। यानी शारंगधर के प्रमाथी की डेफिनेशन चरक को अप्लाई करना दैट इज अगेंस्ट द फ्लो। चरक की संकल्पना आप शारंगधर को लगा सकते हो बिकॉज क्रोनोलॉजिकली चरक पहले आते हैं। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन सी डेफिनेशन चरक को अपेक्षित है किसी कर्म की। सो तो एक भाग है। त्याच्यामुळे प्रसह मांस यहाँ पर कर्म क्या करता है तो प्रमाथी होने की वजह से स्त्रोत शोधन करता है, स्त्रोतसों से स्त्राव करता है उष्ण गुण के होने की वजह से, और कफ शोधन करता है। और जब कफ शुद्ध हो जाता है तो रस का जो वहन है वो सम्यक होता है एंड इट लीड्स टू पुष्टि। आणि म्हणूनच वो राजयक्ष्मा में क्षतक्षयज कास में वो उपयुक्त बोला गया है। और इन्हीं कारणों की वजह से जैसे हमने ऊपर देखा, इन्हीं कारणों की वजह से वो अतिसार में प्रत्यवाय है, वो अतिसार में अहितकर बोला गया। त्यामुळे किस तरह से आप कोई द्रव्य की योजना कर रहे हो उस पर वो डिपेंड करता है कि उससे उपघात होगा या फिर उससे उपयुक्तता होगी। हे म्हणून वैद्यकीय युक्ति ये जो गुण है वो सबसे प्रधान बोला गया है। कुठल्याही कोण से भी बाकी पैरामीटर्स हो, युक्ति इज ऑलवेज कम्स फर्स्ट
बिकॉज त्याच्यावरच ह्या सगळ्या गोष्टी अवलंबून जातात. म्हणून एका बाजूला गौरव आणि औष्ण्य के वजह से अतिसार में वो व्याधिकर हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम उन्हीं कारणों की वजह से वो क्षतक्षय और राजरेशमा में हितकर हो रहा है. सो इन चीजों का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ता है. सो कमिंग टू मूल समस्या. सो जब आप ये पूरी अर्थवाद देख रहे हो, ये जो कथा के तौर पर हम जो अर्थवाद देख रहे हैं, तो उसमें से दो चीजें हाईलाइट होती हैं. एक तो सबसे पहले उपहत अग्नि होना, एंड नॉट जस्ट उपहत अग्नि. उसके बाद और एक पॅरामीटर आता है, दैट इज उपहत मनसा. म्हणजे फक्त प्रसह मांसामुळे गौरव आणि उष्ण असल्यामुळे इट डजंट जस्ट हैम्पर्स द अग्नि, बट हैपेंड इज वो अशस्त होने की वजह से उसने मन को भी उपहत किया. अब ये भी इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अब हमें सभी को ये पता है कि शोकज और भयज ये मानस अतिसार के प्रकार भी आगे दिए हैं. तो ये एक एंगल भी उसमें आ जाता है कि जो अवर काल में आफ्टर प्राग उत्पत्ति के बाद जो ये अतिसार सामान्य जनों में स्टार्ट हुआ, तो वहां पर सिर्फ उपहताग्नि वॉज नॉट द कॉज, उपहत मानस वॉज ऑल्सो देअर. आणि हे इंडिकेट करण्यासाठी ह्या दोन्ही गोष्टी ह्या एका रूपक कथेमध्ये एकत्र येतात. त्यामुळे ये पूरा का पूरा ये जो चौथा सूत्र है उसमें समझने वाली दो चीजें हैं. एक तो अग्नि उपहत होना और दूसरा मन भी उपहत होना. इन दो चीजों के वजह से अतिसार की संप्राप्ति हमारे शरीर में हो सकती है. तो दैट इज दिस इज व्हाट ऑल वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वन सूत्र. एक चर के इस एक सूत्र से ये सब चीजें अंडरस्टैंड हो सकती है. अब ये प्राग उत्पत्ति के बाद ऑफकोर्स जो होता है वो सामान्य जनों में जो है, इसलिए शुरुआत भी देखो चर ने की है अतः अवर काल. यानी पहले वाला चौथा वाला जो सूत्र था वो क्या था, आदिकाल है. सो सबसे पहले सत्ययुग में या फिर कृत युग में जब पहले ये हुआ तो वो दैट वाज द आदिकाल है. एंड देन अवर काल है. अवर काल है फिर बाद में सामान्य लोगों में कैसे होने लगा, तो इसका वर्णन जो है वो फिर वातज अतिसार में ये आगे स्टार्ट होता है. अथ अवर कालम वातलस्य वात आतप व्यायाम अतिमात्र निषेविणः वृक्षाल्प प्रमिताशिन तीक्ष्ण मध्य व्यवाय नित्यस्य उदावर्तयतश्च वेगान वायु प्रकोपमापते. पक्ताच उपहन्यते स वायु कुपितः अग्नौ उपहते मूत्रस्वेदौ पुरुषाशयम उपरुच्य ताभ्याम पुरीशम द्रवीकृत्य अतिसाराय प्रकल्पते. अब ये संप्राप्ति और हेतु पहले देखेंगे, लक्षण बाद में देखेंगे. तो एक सूत्र का अर्थ पहले देख लें. अथ अवर कालम, फिर अवर काल में, आदिकाल अभी हो गया. वातलस्य, अब दिस इज अ व्यक्ति विशेष. ओके, वातलस्य का मतलब होता है जो वातल व्यक्ति है. अभी आपको पता है हम प्रकृति का विचार करते हैं, उन्हीं को विमान स्थान में वातल, श्लेष्मल, पित्तल व्यक्ति. तो ये जो वातल व्यक्ति है, वात प्रधान व्यक्ति है, उसमें वात आतप व्यायाम अतिमात्र निषेविणा, अगेन ये व्यक्ति विशेष है. जो व्यक्ति वात आतप व्यायाम इनका अतिमात्र में निषेवण करने वाले हैं. वृक्षाल्प प्रमिताशिणम तीक्ष्ण मध्य व्यवाय नित्यस्य, जो वृक्ष अल्प प्रमिताशण तीक्ष्ण मध्य व्यवाय ज्यादा करने वाले हैं. उदावर्तयतश्च वेगान, और जो वेगों का उदावर्त युक्त है और वेगों का उदावर्तन और धारण करने वाले हैं. तेषाम, उनमें वायु प्रकोपम आपद्यते, वायु का प्रकोप होता है. फिर उसके वजह से क्या होता है, पक्ताच उपहन्यते, अग्नि का भी मान्य होता है. स वायु कुपितः अग्नौ उपहते, यानी ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं. वायु का भी प्रकोप हुआ है और अग्नि का भी उपहनन हुआ है. एंड व्हेन देयर इज अग्नि उपहनन कुपितः वायु, तो कुपित हुआ वायु क्या करता है, मूत्र स्वेद पुरुषाशयम उपरुच्य, मूत्र और स्वेद को पुरुषाशय में लाता है. ओके, ताभ्याम पुरुषम द्रवीकृत, और ताभ्याम इज द्विवचन. द्विवचन यानी कौन, ये मूत्र और स्वेद है, उनके वजह से पुरुष को द्रवीकृत कर रहा है, पुरुष को द्रव कर रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज अतिसाराय प्रकल्पते. और फिर जाकर अतिसार जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ वात. अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अगर आप सुश्रुत संहिता देखोगे और जब आप वाग्भट भी देखोगे अष्टांग हृदय या फिर संग्रह, तो उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने एक सामान्य संप्राप्ति दी है अतिसार की, जिसमें उन्होंने ये संप्राप्ति जो अभी हम देख रहे हैं उसको एक जनरलाइज करके सभी अतिसार को अप्लाई किया है. लेकिन हम आगे जाकर भी ये देखेंगे कि वात का प्रकोप एक्चुअली सभी अतिसार के संप्राप्तियों में कॉमन नहीं है. ये संप्राप्ति इज स्पेसिफिक, ये अभी जो हमने संप्राप्ति पढ़ी इट इज स्पेसिफिक टू वात अतिसार, नॉट फॉर पित्त आणि कफ. पित्त और कफज अतिसार की संप्राप्ति अलग अंशांश विकल्पना से होते, अलग गुणों के वजह से होती. जे आता तुम्ही कदाचित वाचलं असेल माधव निदानामध्ये किंवा संशम्यापम धातुम अग्निम प्रबुद्धः. सो अग्निमांद्य होता है, फिर अब धातु बढ़ता है और वात प्रकोप की वजह से वो पुरुषाशय में आकर अतिसार होता है.
हुआ ये है कि सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने ये एज अ जनरलाइज संप्राप्ति बोली है, लेकिन आगे भी हम देखेंगे चरक ने वातज, पित्तज और कफज की तीनों की विशेष संप्राप्ति बोली है। हर जगह पर वात कॉमन थ्रेड नहीं, ये सिर्फ वातज अतिसार में ही है। अब उसका डिटेलिंग जब हम कफज और पित्तज देखेंगे तब भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर टीका में सिर्फ एक ही चीज जो अलग भी है वो पहले देखते हैं, फिर पीपीटी देखें। प्रमिताशनम इति अतीत कालाशनम, ऐसे यहाँ पर एक मीनिंग चक्रपाणी ने दिया है, यानी ये जो ऊपर वाला प्रमिताशन हेतु बोला है वात प्रकोप का, उसका एक मीनिंग उसने अतीत कालाशन दिया है। अगेन होता यह है कि अतीत काल अशन जो है वो मेरे लिए यहाँ पर योग्य अर्थ नहीं, उसका और भी अर्थ चक्रपाणी ने खुद ने दिया है, वो अभी देखेंगे। तो अल्पमात्र अशन जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर मिताहार, ये कारण यहाँ पर ज्यादा योग्य है। ओके, अब वो कैसे होता है वो पीपीटर भी देखेंगे शायद, और यहाँ पर टीका में नहीं है। सो ठीक। तो वातज अतिसार जब आप देखते हो तो दो तीन चीजों का विचार हमें जरूर करना पड़ता है। एक चीज चरक बहुत बार बार हर एक व्याधि के निदान में कहते हैं, दैट इज देयर इज सम ऑलवेज अ प्री कंडिशन विच इज ऑकरिंग बिफोर एक्चुअल संप्राप्ति है। म्हणून इथे आता मी स्पेसिफिकली जब मैंने ये शब्द बोला था तब भी मैंने यह कि इट इज वातलस्य। ओके, प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम संहिता पढ़ते हैं तो हमें मूल संहिता सूत्रों की तरफ हम जनरल ध्यान नहीं देते, वी जस्ट गो फॉर द ट्रांसलेशंस, जो हमारे हिंदी इंग्लिश मराठी ट्रांसलेशंस होते हैं तो वही हम पढ़ते हैं, मूल सूत्र कभी भी नहीं पढ़ते। और जब हम मूल सूत्र निग्लेक्ट करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं जो चरक कहना चाहते हैं वो छूट जाती हैं। इसीलिए वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, वातलस्य, इसका मतलब होता है वातज, वात प्रधान पुरुष में जिसकी प्रकृति वातज है, ऐसे कंडीशन है। सो ये सब जो सूत्र है वो इंडिकेट क्या करते हैं, ये इंडिकेट प्री कंडीशन करते हैं, यानी वातज अतिसार होने के लिए वातल पुरुष होना ये बहुत जरूरी है। अगर आप वातल नहीं हो तो संप्राप्ति वातज अतिसार की तरफ नहीं जाने वाली है, इवन दो यू विल डू द हेतु सेवन, वृक्ष अल्प प्रमिताषण किंवा उदावर्तन वगैरह। व्हाट हैपेंस इज, अगर आप वातल नहीं हो तो ये संप्राप्ति किसी और जगह जाएगी, वातज अतिसार की तरफ नहीं जाएगी। ओके, अब ये वातल प्री कंडीशन होना जरूरी क्यों होता है, इसका अगेन रेफरेंस आता है रोगाणिक अध्याय में चरक विमान जो 6th चैप्टर है वहां पर। वातलस्य वातनिमित्ताः, पित्तलस्य पित्तनिमित्ताः आणि श्लेष्मलस्य श्लेष्मनिमित्ता व्याध्या प्रायेण बलवन्तश्च भवन्ति। ये चरक ही कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति वातल होता है तो उसको वात निमित्त, वात हेतुओं से होने वाले, पित्तल को पित्त हेतुओं से होने वाले, और कफज वाले को कफ हेतुओं से होने वाले व्याधि जो होते हैं वो प्रायः होते हैं और वो बलवान भी होते हैं। यानी वातल व्यक्ति को वात व्याधि प्रायः होंगे और उसको जब वात व्याधि होंगे तो वो बलवान भी होंगे, एंड व्हाइस वर्सा ऍप्लिकेबल टू पित्त आणि श्लेष्म। आणि म्हणून आणि हे का होतं त्याचं पण कारण तो खालती होतं, तत्र वातलस्य वात प्रकोपण आणि आसेवमानाचं क्षिप्रम वात हा प्रकोपमापद्यते। ओके, कारण होतं असं कि जब वातल व्यक्ति होता है तो उसमें शरीर में ऑलरेडी वात का प्राधान्य होने की वजह से जब आप हेतुओं का सेवन करते हो तो वात का प्रकोप जो होता है वो क्षिप्र होता है, वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। एंड और एक कंसेप्ट शायद आपने वो पढ़ी होगी, प्रमेह निदान आप सभी ने सुना है, समान गुण भूयिष्ठत्व, ये एक फैक्टर हमेशा रहता है जब आयुर्वेद के हिसाब से संप्राप्ति करती है। सो समान गुण भूयिष्ठत्व का मतलब होता है कि आपका शरीर क्लेद युक्त हुआ है और आपने और ज्यादा कफकर हेतु सेवन किए। सो व्हाट हैपेंस इज, दूष्य और दोषों में बहुत ज्यादा गुणों की समानता आ जाती है, एंड दे हैव मोर पोटेंसी टू कम यू नो, एकमेकांकडे येण्याची प्रवृत्ति वाढते। ओके, सो वो एक साथ जुड़ जाते हैं, वो एक अट्रैक्ट होते हैं दोनों अपने आप की तरफ। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज समान गुण भूयिष्ठत्व। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये वातलस्य ये आगे भी आएगा हर एक व्याधियों में कि प्री कंडीशन होना जरूरी होता है। जब ये होता है तो वो व्याधि जो होता है वो हेतुओं की वजह से स्पेसिफिक उसी व्याधि की तरफ जाता है। आता मी म्हटलं तसं की हे इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अतिसार, म्हणजे हे वातल व्यक्तीमध्ये वातल जो अतिसार होणं हे इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू जिसे आप बोल सकते हो अतिसार, ये हर जगह चरक कहता है। आणि म्हणून मी म्हटलं की दीज आर बेसिक प्रिन्सिपल्स, ह्या गोष्टी आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे जब आप निदान और चिकित्सा देख रहे हो। इसके एग्जाम्पल मैंने जो दिया है गुल्म में भी, गुल्म का निदान जब आप निदान स्थान से पढ़ोगे तो यदा पुरुषा वातलः विशेषेण चोरवमन विरेचनादि अतियोग वगैरह होता है।
सो जब वातल पुरुष विशेषतः ज्वर वमन विरेचन आदि से कृश होना या फिर आमजल का पान करना, अति व्यायाम करना, ये करता है, तब जाके गुल्म होता है। सेम शोथ व्याधि में भी व्याधि कर्मोपवासादि क्षीणस्य भजतः द्रुतम, ये अष्टांग हृदय का संदर्भ है कि व्याधि कर्म उपवास इन हेतुओं के वजह से ऑलरेडी व्यक्ति क्षीण हुआ है, और ऐसा क्षीण हुआ व्यक्ति जब भजतः यानी सेवन करता है बाकी हेतु, वह फिर उसमें आंवला आता है, उसमें लवण आता है, उसमें क्लेदकर हेतु आते हैं। तो पहले प्री कंडीशन शोथ के लिए क्या है, व्याधि कर्म उपवास इत्यादि हेतुओं से ऑलरेडी व्यक्ति क्षीण हुआ होना, एंड देन उसमें और सेकेंडरी हेतु आ जाते हैं, दैट इज आम्ल लवण आदि। तो प्री कंडीशन इज क्षीण, और उसके साथ ये हेतुओं का सेवन जब होता है तब वो संप्राप्ति जाकर शोथ में कन्वर्ट होती है। या फिर अलसत में भी जैसे आपने देखा होगा, ये चरक का सूत्र है, सेम वाग्भट में भी दिया है। आमदोष जहां पर दिए हैं अलसक एंड विसूचिका, तो विसूचिका में कोई व्यक्ति विशेष नहीं दिया है, लेकिन चरक ने ये अलसक में दिया है कि इट इज नॉट जस्ट विष्टंभयंतो अलसकम चावयंतो विसूचिका, कि दोष विष्टंभ स्वरूप के जब होते हैं तो अलसक उत्पन्न करते हैं, और प्रचावमान होते हैं तो विसूचिका करते हैं। इट इज नॉट जस्ट दैट, शरीर व्यक्ति का कैसे है उस पर भी ये डिपेंड करेगा कि आपके शरीर में अगर आम दोष हो तो वो आपके शरीर के हिसाब से इट विल लीड टू अलसक और इट विल लीड टू विसूचिका। तर व्हाट हैपेंस इज, अलसक के लिए ये चीजें पहले इंपॉर्टेंट होती है, बीइंग दुर्बल, बीइंग अल्पाग्नि एंड बीइंग बहुश्लेष्म। तो जो व्यक्ति दुर्बल होगा, जिसका अग्नि बहुत ज्यादा मंद होगा पहले से ही, और जो बहुश्लेष्म जिसमें कि शरीर में कफ बहुत ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति में ही आम हेतुओं का सेवन हुआ तो वो अलसक की तरफ जाएगा, ना कि विसूचिका की तरफ। एंड सिमिलरली अगेन एग्जाम्पल जो सबको हमें पता है, दैट इज रक्तपित्त। तो तीन प्रकार के होते हैं, तो उसमें से दो बेसिक जो हमें होते हैं, दैट इज ऊर्ध्वग रक्तपित्त और अधोग रक्तपित्त। सो जैसे स्पेसिफिकली बोला गया कि बहुश्लेष्मणी शरीर है और बहुवाती शरीर, तो बहुश्लेष्म शरीर हो सो प्रोबेबिलिटीज इट विल लीड टू ऊर्ध्वग रक्तपित्त, और बहुवात शरीर हो तो चांसेस आर रक्तपित्त विल बी अधोग। म्हणून हाइपोथेटिकली इफ यू से ना कि लॉरेल और हार्डी दोनों ने रक्तपित्त के हेतुओं का सेवन किया, तो चांसेस आर दैट कि लॉरेल को अधोग रक्तपित्त होने के चांसेस है और हार्डी को ऊर्ध्वग रक्तपित्त होने के चांसेस है। हे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आहे ऑफ आयुर्वेदा फ्रॉम एलोपैथिक मेडिसिन। शरीर ये जो फैक्टर होता है, इट ऑल्सो प्लेज रोल इन पैथोलॉजी, कि आपके शरीर का स्वरूप कैसा है, उसकी प्री कंडीशन पहले कैसी है आगे की संप्राप्ति होने से पहले, उसके हिसाब से संप्राप्ति की जिसे आप बोल सकते हो आगे का जो प्रोसेस होता है वो बदलते जाता है। म्हणून म्हटलं तसं रक्तपित्ताचे हेतु जो है वो दोनों ने सेवन किए हैं, लेकिन एक स्थूल है और एक पुरुष है। तो स्थूल जो होगा उसमें रक्तपित्त के हेतु समान होते हुए भी बिकॉज ऑफ बहुश्लेष्म ऊर्ध्वक होने के चांसेस और बहुवात में अधोग होने के चांसेस, ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वही चरक ये बार बार कहता है, ये मैं इसलिए ये बहुत ज्यादा हाईलाइट करता हूँ क्योंकि जब मैं ये सब सीख रहा था तो मुझे ये चीजें मेरे ब्रेन में रजिस्टर नहीं हुई थी कि हे असं पाहायचं असतं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड इसीलिए आप जब आगे भी चरक संहिता के कोई भी संप्राप्ति देखोगे, प्लीज सी दैट इफ देयर इज एनी प्री कंडिशन विच इज मेन्शन्ड बाय चरक, तिथे वहां कोई प्री कंडिशन है का जो चरकने मेन्शन की आहे, कारण ती खूप गरजेची असते, कारण ती एक अशी गोष्ट असते जी संप्राप्तीला वेगळा अँगल देते खूप वेळा, अँड दॅट्स वाय इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट। त्याच्यानंतर मी म्हटलं जे होतं ते दॅट इज प्रमितासन। थोडं छोटं करतो मला, तो ठीक है। प्रमितासन के चक्रपाणी ने ही अलग अलग रेफरेंसेस में अलग अलग मत जो दिए हैं वो अभी देता हूँ। जो 17वें अध्याय में प्रमितासन का मतलब उन्होंने लिया है एक रसाभ्यास। देन 21वां चैप्टर जो है वहीं पर प्रमितासन का उन्होंने मीनिंग दिया है स्तोकस्य अशन। स्तोक यानी अगेन अल्प अशन, अल्प प्रमाण में प्रमितासन करना। और 25th चैप्टर में चक्रपाणी ने उसी का मीनिंग दिया है, दोनों उसने यहाँ पर एक साथ कर दिया। एक तो प्रमितासन का मतलब होता है अतीत काला भोजन, या फिर उसी प्रमितासन का एक दूसरा मतलब होता है स्तोक भोजन यानी अल्प भोजन करना। और यहाँ पर अगेन अतिसार में ये एक और चीज आ जाती है कि यहाँ पर उसको एक्सपेक्टेड है अतीत कालासन। अब सी प्रमितासन के ये दोनों जो अर्थ हैं वो उसमें सबसे ज्यादा स्तोक भोजनम इज मोर रिलेटेबल। उसका रीजन ये है कि अतीत काल भोजन जो है इट डजंट ओनली लीड्स टू वात प्रकोप, इट इज मोर लीड्स टू विदाह, इट मोर लीड्स टू विदग्ध आहार। त्यामुळे अतीत कालासन है विदग्ध आहार के लिए ज्यादा हेतु होता है रादर देन वात प्रकोप।
ऑन द कॉन्ट्ररी प्रमिताशन का अगर आप स्तोक भोजन ये अर्थ लोगे, देन इट विल चांसेस आर दैट कि वो वात प्रकोप करने के लिए ज्यादा हेतुकारक होगा। जितनी आपकी क्षुधा है उससे अल्प आहार लेने की वजह से ऑफकोर्स आश्रय ज्यादा मिलने की वजह से वात का प्रकोप होने वाला है। इसलिए प्रमिताशन के दोनों अर्थ चक्रपाणी देते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में, लेकिन मुझे पर्सनली यहाँ पर वातज अतिसार के कंटेक्स्ट में प्रमिताशन का अतीत काल अशन अर्थ लेने से भी ज्यादा स्तोक अशन यानी अल्प मात्रा में अशन ये ज्यादा योग्य लगता है। आता पुन्हा बार बार मैं ये अल्प अशन बोल रहा हूँ, लेकिन इट इज नॉट एक्चुअली द अल्प अशन। म्हणजे हमें एक वर्ड पता होता है मिताहार। सो मिताहार का मतलब होता है कोई भी चीज काउंट करके जाणीवपूर्वक काळजीपूर्वक मोजून मापून खाणं, असं असं आपण मराठीत म्हणतो की काउंट करके नहीं, मुझे एक रोटी ही खानी है, मुझे ये एक वाटी राइस ही खाना है, इट इज कॉल्ड एज अ प्रमित आहार। एंड एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रमित आहार स्तोक हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा एक साइकोलॉजिकल एंगल आ जाता है। म्हणजे आप व्हेन यू आर इट्स लाइक यू नो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यू बिकम ऑब्सेस्ड विथ द मात्रा ऑफ आहार। म्हणजे नहीं मला एक रोटी से थोड़ा भी ज्यादा हो जाएगा तो मुझे कोई ना कोई तकलीफ होने वाली है। एंड दैट इज एक्चुअली कम्स अंडर प्रमित आहार कि मोजून मापून उतना ही खाना है, ऐसे डिसाइड करके खाना। सो यू बिकम ऑब्सेस्ड विथ दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू वात प्रकोप। त्यामुळे त्या आहाराबरोबर ती जी चिंता त्याच्याबरोबर येते, हा तो थोड़ा एंगल प्रमिताशनाला असतो। नाहीतर सभी को पता है कि जितना आहार जितनी टोटल मात्रा होती है उससे हम 1/4 कम ही खाने के लिए बोला है। दैट इज ऑलवेज देयर। इट डजंट मीन प्रमिताशन इक्वल्स टू अल्पाशन। प्रमिताशन अल्पाशन भी होता है, उसके साथ साथ वो एक मानस भाव जो होता है कि मोजून मापून खाना, जो आपने शायद वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो सफोला की वो ऑयल की एड लगती है कि वो टुकड़ों में जी रहा है ऐसे वगैरह असं काहीतरी की जे ते पूर्ण आपको कचौरी दो वो पूरी ना खाना, उससे थोड़ा ही खा लेना, ये जो होता है वो दैट इज एक्चुअली द प्रमिताशन। त्यामुळे मोजून मापून खाणं हे जास्त प्रमिताशन आहे, नॉट जस्ट अल्पाशन। सो ये जो चीज है ये प्रमिताशन में आती है रादर देन जस्ट अल्पाशन। क्यों आतीतकाल भोजन से आतीतकाल में होता यह है कि आपके शरीर को भोजन करने के लिए जो प्राकृत काल था वो छोड़कर आप क्षुधावेग धारण करके आगे जाते हो। सो व्हाट हैपेंस इज गृहिणी में आम्ल अवस्था पाक जो होता है वो भी खराब होता है एंड इट मोर लीड्स टू विदग्ध आहार रादर देन जस्ट वात प्रकोप। त्यामुळे सिर्फ वात प्रकोप अतीत काल में नहीं होता, उसमें विदग्ध आहार भी होता है। अब ये हो गया हेतु और इसके बारे में। हाँ, आता ह्याच्यात और एक चीज 825 हेतुओं के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे फिर शायद रुक जाएंगे। और एक चीज बहुत बार हमारे दिमाग में आती है जब हम एज अ स्टूडेंट संहिताएं पढ़ते हैं, दैट इज ये रुक्ष अल्प प्रमित तीक्ष्ण मध्य व्यवहार, हे सगळीकडे तेच येतं। म्हणजे आप ज्वर से कोई भी व्याधी स्टार्ट करो चरक में और टिल योनी व्यापक सगळ्यामध्ये, म्हणजे काय वातज ज्वर सांगा नाहीतर वातज रक्तपित्त सांगा नाहीतर वातज अतिसार सांगा, सगळ्यामध्ये तेच चरक सांगत राहतो। म्हणजे वातज्वरामध्ये पुन्हा तेच बोलणार कि रुक्ष अल्प प्रमिताक्षणम तीक्ष्ण मध्य व्यवहार जो करता है उसको वातज ज्वर होता है। जब वातज अतिसार आता है तो वहां पर भी वही वो बोलता है। ऐसे हमें लगता है बट इट इज नॉट लाइक दैट। सी विमान स्थान में अगेन रोगाणिक अध्याय में ये वो सूत्र नहीं, एक संदर्भ आता है जहां पर चरक बोलते हैं दोषाः दूषणैः समानाः। सो दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल। किसी भी व्याधि कोई भी व्याधि जब होता है, नंबर का है हाँ, दोषाः दूषणैः समानाः। दोष प्रकोप जो आपके शरीर में होता है वो दूषण ही समान होता है। दूषण ही का मतलब होता है व्याधियों का हेतु। त्यामुळे आपल्या हमारे शरीर में जो संप्राप्ति घटित होती है वो आपके हेतु आप किस प्रकार के सेवन करते हो उसके प्रकार से ही होती है। म्हणून तुमच्या हेतूंसारखेच तुमचे दोष असतात। दॅट इज अ व्हेरी फंडामेंटल सिद्धांत ऑफ व्याधि निदान। आणि हा खूप वेळा सुटतो। म्हणून हम जनरली ना एक चीज लेमन के लिए जो हम जनरली बोलते हैं कि वी बिकम व्हॉट वी ईट और वी आर व्हॉट वी ईट। ओके, म्हणजे आपण जे खातो त्याच्यासारखेच आपण बनतो किंवा होतो। ऍक्च्युअली व्हेन यू आर युझिंग दिस लाईन इट इज नॉट जस्ट अ पंच लाईन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। म्हणजे फक्त लोकांसमोर पंच लाईन म्हणून वापरायची ती गोष्ट नाहीये, बट यू आर सेइंग इज इसेंशियली अ बेसिक प्रिंसिपल विच चरक हैज कन्वेड इन मीमांसा। चरक ने व्याधि कैसे उत्पन्न होता है उसके बहुत सारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें एक ये होता है कि जैसे आप हेतु का सेवन करते हो वैसे ही दोषों का प्रकोप होता है। एंड
फॉर द वेरी रीजन चरक में ज्वर से लेकर योनि व्यापद तक, योनि व्यापद में डायरेक्टली नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो वहां तक हमें सिर्फ ऐसे लगता है की हे सामान्य आहे, हे सगळ्यात तेच सांगितलंय. म्हणजे तुम्ही इव्हन सूत्रस्थानामध्ये सुद्धा वात शिरोरोग पित्त शिरोरोग काढले तर वही हेतू बार बार चरक रिपीट करता है ऐसे लगता है. इट इज नॉट अ रिपीटेशन, इट इज इलॅबोरेशन ऑफ दोषाः दूषणे समाना. म्हणून तुम्ही खालती याची पण टीका पाहिलीत तर तिथं क्लिअरली येतं बघा, प्रायो ही शरीराणाम वातादीनाम समान एव हेतुर्भवती, हेतुओं के जैसे ही वो वातादि दोष होते हैं, जैसे यथा ही अम्लम लवणम कटुच पित्तकरम, आम्ल लवण कटु पित्त होता है. अजून मग इथे त्यांनी विशेषण दिलं बघा, तत्र आम्लम स कफम पित्तम करोति, लेकिन आम्ल रस जो है वो सिर्फ पित्तकर नहीं होता, वो कफ और पित्तकर होता है. लवणम च सपित्तम कफम करोति, लेकिन लवण में क्या होता है, पित्त के साथ साथ कफ का भी प्रकोप होता है. यानी यहाँ पर प्राधान्य अलग अलग हो गया. आम्ल में पित्त का प्रकोप ज्यादा था और उसमें कफ का अनुबंध था, लेकिन लवण रस आप जब सेवन करते हो, इफ आई थिंक आई कैन हाईलाइट दैट, लवणम च सपित्तम कफम करोति, म्हणून लवण रस जो है वो कफ प्रकोप ज्यादा है और पित्तानुबंधी सेकंडरी है. हा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है. म्हणजे आम्लरस सेवन आप जब करोगे, इट इज चांसेस आर पित्त प्रकोप ज्यादा होगा, लेकिन उसके साथ साथ सकफ, कफ जो है वो अनुबंधी रहेगा. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप लवण रस सेवन करोगे तो कफ प्रकोप ज्यादा होगा, उसमें पित्त सेकेंडरी रहेगा. ऐसे ही बाकी जगह पे होता है. और नेक्स्ट उन्होंने वैसे ही बोला, कटु तो सवातम पित्तम करोति, और कटु रस से तो पित्त प्रकोप ज्यादा होगा, लेकिन उसके साथ साथ वात का प्रकोप होगा. आणि हे पुढे मग चक्रपाणी ने वो वसंत ऋतु और वैसे ऋतुओं का भी वर्णन कर दिया है. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि ऐसे हमें सिर्फ लग सकता है कि हर एक व्याधियों में तो चरक ने वही वही हेतु रिपीट किए हैं, लेकिन वो हेतु रिपीटेशन नहीं होता है, वो दोषाः दूषणे ही समाना, ये जो सामान्य सिद्धांत है जो समझना जरूरी होता है व्याधि निदान के लिए, व्याधि चिकित्सा के लिए. तो उसका ही इलैबोरेशन ये हर एक बार चरक जो है वो देने का प्रयास करते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट संप्राप्ती आणि हेतू वाताची. आणि अजून पुन्हा ऍक्च्युली वाताची संप्राप्ती डिटेल बघायची ती मला वाटतं आपण मग उद्या बघूया. असं थांबूयात ना मॅडम, मग आतापर्यंतच्या याच्यात कुणाला शंका असेल तर विचार. आणि संप्राप्ती आहे पुढे वाताची, ती आपण उद्या बघूयात हवं तर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. Yes. किसी को अगर शायद अरुणा टिळक मैडम ने हैंड रेज किया था, मैडम आप हाँ. पूछ सकती हो. टिळक मैडम. हाँ हाँ मैडम, अभी जो सर ने बताया कि लवण रस से पित्त और कफ दोनों की वृद्धि होती है, मतलब ये जो हेतु सर ने बताया, ये एक पेशेंट है मेरे, मतलब छोटा बच्चा, उसको ऐसे ही लवण खाने की बहुत ही आदत है. मतलब नमक नमक जो है थाली में लेके वो नमक खा ही जाता है. तो उसको बार बार कफ और सर्दी, ये बीमारी बचपन से होती ही रहती है. तो यही हेतु उसका होगा क्या? हो असू शकतो मॅडम. अति नमक खाणं. हो हो, फक्त मॅडम कसं होतं ना, म्हणजे मी एक ऑब्झर्व केलं आपण ना, बहुतेक आता मराठी चालेल का माहिती. ओके, तो जनरली क्या होता है ना कि हम जब कोई भी हेतु फाइंड आउट करते हैं, वी हैव अ सर्टन बायस, हमें ना दिमाग में एक बायस होता है की हमें जो दिखता है की वही हेतू होगा. त्यामुळे खूप वेळा कसं होतं की ते जसं ते दह्याला आपण वाईटच ठरवून टाकलंय. म्हणजे काही झालं की कुणीतरी समजा चुकून जरी पेशंटशी बोलता बोलता सांगितलं की हे मी दही सेवन करतो आठवड्यातून 2 वेळा, आपल्या डोक्यात आपोआप म्हणजे आपण त्याची त्या हेतूची इति कर्तव्यता झाली की नाही हे आपण बघतच नाही. हा चला दह्यामुळेच झालंय असं आपण ठरवून टाकतो. त्यामुळे हा तुम्ही म्हणताय तसं कफ आहे, बाल अवस्था पण आहे आणि प्लस लवण पण आहे, तर हेतू असू शकतो. पण जसं बाकीच्या गोष्टींना पण असं नाही की आयुर्वेदामध्ये एक आतापर्यंत जाणलं म्हणजे प्रॅक्टिसमध्ये पण आणि ग्रंथ वाचनामध्ये पण, की कधीही एका हेतूने एक व्याधी हे थेरोटिकली जरी बरोबर वाटलं तरी जनरली एक हेतू नसतो. आयुर्वेदामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी मल्टीफॅक्टोरियल खूप जास्त आहेत. म्हणजे हो, त्यामुळे लवण रस हा प्रधान असू शकतो, पण बाकी म्हणून तुम्ही म्हटलं तसं बाल्यावस्था हा स्वतःच एक हेतू असू शकतो त्या गोष्टीला. म्हणजे हेच नंतर केलं तर कदाचित ते कफाकडे न जाता युवान कालामध्ये केलं तर ते पित्ताकडेच आहे. त्यामुळे त्या सगळ्या गोष्टी एकत्र येतात आणि मग तो व्याधीकडे जातो असं आहे. हो, म्हणजे त्याचे आई बाबा ऍक्च्युली खूप मीठ कमी खातात आणि हा मुलगा अगदी 1-2 वर्षाचा असल्यापासून पानामध्ये नुसतं पहिलं आपण वाढलेलं मीठ थोडंच असेल तरी त्याचं बुचकी बुचकी मीठ तो खायचा. आणि आता तो मुलगा 18 वर्षाचा आहे, पण अजूनही त्याची सवय खूप कमी नाही झालेली. मग त्याला ओरडून ओरडून ते बऱ्यापैकी कमी आलाय, पण म्हणजे पहिला हात त्याचा तिकडे जाणार, म्हणजे मीठ पानात नाही घातलं तरी तो वाढून घेणार.
वाढून घेणार. हो, हो. आता मग त्याच्या शरीरामध्ये लवणरसाची एवढी तीव्र कमी, म्हणजे असा उलटा विचार केला तर तसंही बघायला लागेल काय असं काय की हो, त्याचे आई असू शकतं. बाबांना मीठ अजिबात ते खूप कमी घालायचे प्रत्येक गोष्टीत हम्म, त्यांच्या लहानपणापासून, त्याचे त्या हा बाळाचे आई मुलाचे आई वडील. हा हा म्हणजे माहित नाही, असं तुम्ही म्हणता तसं मल्टीफॅक्टोरियल तर नक्कीच गोष्टी हो बऱ्याच हो असतात. हो कारण त्याच्या आईला खूप कफाचे आजार आहेत, म्हणजे ते आपण हा म्हणतो मातृत्व बरोबर. किंवा ते सगळ्याच गोष्टी घेतात. हा पण हा हे आता तुम्ही बोलला तर ते लगेचच जाणवलं म्हणजे. हो हो. आणि थँक्यू. हे म्हणजे आता बहुतेक माहित आहे म्हणजे मला आता ते तुम्ही सांगितलं त्याच्यावरून आठवलं म्हणजे कोल्हटकर सर याच्यामध्ये ना नागशौक्तिक असं कॉम्बिनेशन वापरत कदाचित ऐकलंही असेल. म्हणजे बरोबर. प्रत्यनिक रस असतात तसं मग ते नागशौक्तिक दिले की असं कमी होतं असं ऐकून मी वापरलं नाहीये नाग मी कारण ते पण नाही मला वापरलं, हा वापरून बघेन. हा भस्माचे कारण गॅरंटी नसते नागभस्म देणं म्हणजे ते रिस्क आहे पण नागशौक्तिक कसं बहुधा जमदग्नी सर शंख शौक्तिक असं का कपर्दिक शौक्तिक मला एक्झॅक्टली नाही आठवत असं वापरतात म्हणजे रादर दॅन म्हणजे गोईंग चार आणि आम्ल असा विचार हा करून कुठे येस करा. असं विचार पण म्हणून ते लवणाचा जो अतिसेवन जे झालं ते आम्ल कारण नाग जे आहे ते आम्लस्कंधामध्ये येतं म्हणून मग ते आम्ल रसात मग तुम्ही त्याला वापरलं की ते प्रत्यनिकत्व होतं म्हणजे आम्ल आणि लवणाला बॅलन्स होतं आणि मग ते व्याधी कमी होतं म्हणजे असे कोल्हटकर सरांचे काही काही केसेस होत्या की ज्या हो, अतिलवण त्याच्यामध्ये येतो त्याच्यात नागशौक्तिक वापरायचं तर तसं ते बरोबर. वापरता येऊ शकतं म्हणजे करेक्ट करेक्ट, ऐकून थँक्यू. हो मेरे ख्याल से और क्वेश्चंस नहीं ते है. आणि ते पहिलं सर तुम्ही गोमांसाचे बोलले ते आधी बऱ्याचशे लोक बाहेर नॉनव्हेज खातात त्याच्यामध्ये ते होत असेल ना हेतूचं. कशामध्ये मॅडम एकदा क्लिअर मला ऐकून पहिला हेतू जो आहे मैडम आप गोमांसाचा. हिंदी हो में हो बात कर सकती हो, कुछ सजेशंस आए कि हिंदी में जरा कंटिन्यू येस करिए. येस शुअर हाँ तो गोमांस का जो आया है तो आजकल बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं बाहर तो जी वो हेतु है कि वहां से आता होगा ना सर क्योंकि बाहर कौन सा मांस मिलता है वो ये नहीं हाँ रहता है. ते आहे फक्त म्हणजे इट इज नॉट जस्ट पणिकाशन म्हणजे बाहर बाहर का मतलब जो होता है पणिकाशन जो होता है वो बाहर का खाना इट डजंट नेसेसरीली मीन्स ते हमें पता है या नहीं है वो होता ही नहीं है सी अल्टीमेटली जो आप मांस सेवन करने वाले हो उसके गुण दिखने ही वाले हैं फिर वो आप जानबूझकर बीफ का सेवन करो या फिर ना जानकर करो ते झालं की ते त्याचे गुण वो उसके गुण दिखाने ही वाला है सो दैट इज गोइंग टू म्हणजे सिर्फ अननोइंगली खाना ही कॉज होगा ऐसे नहीं है म्हणजे हाँ एक गोष्ट एक चीज हो सकती है उसमें जब हमें पता है कि ये गो मांस है और फिर हम खाते हैं सो चांसेस आर मन का उपघात भी हो सकता है ये एडिशनल चीज होगी क्योंकि वो सभी को पता है गाय जो होती है वो हम पूज्य मानते हैं तो उसका हम मांस सेवन कर रहे हैं ये अगर हम दिमाग में रखकर सेवन करेंगे तो उपहत अग्नि के साथ साथ उपहत मानस भी हो सकता है अननोइंगली खाए तो शायद मनोपघात नहीं हो लेकिन उपहताग्नि तो जरूर होगा म्हणजे आपल्याला हमें नोन है या अननोन है ये चीजें नहीं ये होती मांस प्रसह मांस आप सेवन करोगे तो गुरु उष्ण कफपित्त वर्धन करना ये होने ही वाला है ये तो बिल्कुल है म्हणून बाहेर तुम्ही गोमांस बीफ असो या फिर बाकी चीजें हो पणिकाशन के अपने अलग हेतु हैं खुद से पणिकाशन जब सेवन करते हैं बाहर का हम जब खाना खाते हैं तो उसमें अशुचिता एंड ऑल सविष होना ये चीजें अलग होती ही हैं लेकिन प्रसह मांस का सेवन इसके अलग हेतु होते हैं म्हणून इथे जब हम बाहर नॉनवेज सेवन करते हैं तो उसमें ये प्रसह मांस के हेतु प्लस पणिकान्न होने के वजह से जो हेतु आते हैं वो दोनों चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं और सर वो आपने जो इसका प्रमाथि का दूसरा मतलब वो राइट उपार आप बताएंगे सर कि वो हाँ ठीक है मैं एक्चुअली ये कहता हूँ मैंने वो जैसे मैंने प्रमिताशन का दिखाया ना तो मैंने प्रमाथि का भी एक साथ किया है तो मैं कल हम जब स्टार्ट करें तो मैं प्रमाथि का भी आपको दिखा दूंगा यानी चरक ने क्योंकि 4-5 रेफरेंसेस चरक में आते हैं और मैं ये जरूर करता हूँ जब मैं चरक पढ़ता हूँ तो बेटर यू गो फॉर रेफरेंसेस फ्रॉम चरक ओनली त्यामुळे मग मी प्रमाथि के जो चरक के रेफरेंसेस है वो मैंने एक साथ किए हैं तो मैं कल हम वो स्लाइड में दिखा दूंगा ओके सर Yes. थैंक यू फॉर नाइस सेशन थैंक यू. Yes. एक शायद क्वेश्चन आया था कि आम्ल लवण का एंटीडोट क्षार होगा या ऐसा कुछ तो क्वेश्चन है मैडम पूछ सकती हो आप नहीं. डायरेक्टली. हाँ ओके हा आपण जसं याचं लवण रसाचं अँटीडोट नाग म्हटलं जो आम्ल रसाचा आहे नाही तर हा दही सॉरी आय आपण- थिंक आय मिस्टेक बहुतेक नाग लवण रसाचा आहे अति आम्ल सेवन झालं तर नागशौक्तिक आहे इफ आय एम नॉट रॉंग
हा, म्हणजे दह्याचं जर अतिसेवन झालं तर नाकशोक्तीत चालेल. येस 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 लाईक दॅट येस बरोबर. नाग बहुतेक आम्लमध्ये नाहीये, लवण स्कंधात आहे. हा, येस तोच माझा प्रश्न होता की येस. ते आम्ल्यासाठी येईल का आम्ल्यासाठी क्षार वेगळा येईल असं. नहीं नहीं असे क्षार पुन्हा लवण स्कंधात येतो. हा ओके हा म्हणजे आप वाग्भट के स्कंध देखो, चरक के देखो, क्षार लवण स्कंध में ही आता है. सो दॅट इज देयर. क्षार आणि लवण हे काही भिन्न नाही आहे. तो लवणाचाच भाग येतो. ह्याच्यासाठी इसका अगर आपको डायरेक्ट रेफरेंस चाहिए तो इट इज गिवन इन हिताहिती अध्याय इन सुश्रुत. सुश्रुत में उन्होंने हर एक रस का टोटल प्रत्यनिक रस कौन सा है ऐसे उन्होंने दिया है. जैसे मधुर का कटु है. तो अगर समझो किसी रुग्ण में अति मधुर रस सेवन से कोई व्याधि हुआ है, यू कैन गो फॉर कटु रस. असं ऐसे उन्होंने हिताहिती अध्याय में जहाँ पर विरुद्धार का वर्णन आया है वहां पर सुश्रुत ने हर एक रस का एक प्रत्यनिक रस दिया है. सो सी बट अगेन वहां पर हिताहितीय में जो सुश्रुत ने कंटेक्स्ट दिया है वो विरुद्ध के कंटेक्स्ट में दिया आहे की मधुर आणि कटु हे विरुद्ध आहेत अशा अर्थाने. पण त्याचा वापर आपण चिकित्सक करू शकतो. म्हणून कटुरस अतिसेवन झालं असेल, इट इज बेटर यू ऑप्ट फॉर मधुर रस रादर दॅन आम्ल आणि लवण. कारण मधुर आम्ल लवण हे तिन्ही वातग्न आहेत. पण तरी सुद्धा कठोर सेवनाने जर वात प्रकोप झाला असेल तर पूर्णतः अतिप्रत्यनिक रस कौन सा है तो मधुर है. यू कैन आस्क फॉर मधुर ऐसा है. सो ये कंसेप्ट वहां से ली गई है. शायद ऐसे भी मैंने जो सुना था कि कोलटकर सर की एक विद्यार्थी जो थी वो उस टाइम में पुणे विद्यापीठ में पीएचडी कर रही थी और उनका विषय ये था प्रत्यनिक रसत्व. तो वो सर ने अप्लाई किया था इन पेशेंट. तो उनसे सर ने ये एक्सटेंशन लेके उन्होंने वो चिकित्सा में यूज किया था. हाँ वो मेरी मिस्टेक होगी. वो अम्लरस अतिसेवन अगर हुआ हो तो वो नागशौक्तिक है. सॉरी. ओके तो वो वैसे उस ये चीज की स्टार्ट हुई थी कि अगर कोई रस के सेवन हुआ तो उसका प्रत्यनिक रस आप यूज कर सकते हैं. तो यू कैन रेफर हिताहिती अध्याय. हिताहिती अध्यायामध्ये एकदा बघून घ्या. वहां पर प्रत्यनिक रस दिए हैं हर एक रस के. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर. आज बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिली, जैसे दोषादूषण समाना. सर को सर, शायद सर आज शायद नहीं उत्तर दे पाएंगे क्योंकि आपण सर, उद्या करूया. हाँ उद्या घेऊया शंका चालेल. क्योंकि सर का कॉलेज होता है तो मैं सर से बहुत बहुत मलाही धन्यवाद निघायचं. कहती हूँ. हाँ, सर से बहुत ओके. धन्यवाद कहती हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स आज नए नए सीखने के लिए मिले संप्राप्ति के. जैसे ये दोषादूषणी समाना, ये एक फर्स्ट मिला. दूसरा जैसे कि प्री कंडीशन कौन सी है अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा. और जो हेतुओं में जो रस प्राधान्य है उसके कौन सा रस हम इसमें चिकित्सा में जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं. इस तरीके से बहुत सारे, और मन का भाव संप्राप्ति में कितना प्राधान्य है मन के भाव को, ये भी आज समझ में आया. तो आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर. अगर कुछ शंका मन में है तो कल हम फिर से हम कर सर लेंगे. से शुरू सर के साथ बात कर सकते हैं. जरूर. और प्रमाथी जो मैडम आपने पूछा हो, तो हो. श्वास और हिक्का जब हमने देखा तभी भी ये प्रमाथी का वर्णन आया था और कास और बाकी के भी रेफरेंसेस उसमें आए थे. लेकिन सर हमें कल फिर से ये बताएंगे. तो आज के लिए यहीं पर रुक रहे. बहुत बहुत धन्यवाद सर.